हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ये तीन चीज आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीट के बारे में समझेंगे। हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के फॉर्म में, जब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, आपको पता है, जो ऑब्जर्व करोगे आप वो सिस्टम होगा और बाकी बाहर वाले क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर इसका जो टेम्परेचर है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है एंड बाहर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया आगे भी और यहाँ। तो जिसके कारण से अब ये टेम्परेचर जो है धीरे 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 इस सिस्टम के पास जाएगी और ये किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं हीट। जब डिफरेंट टेम्परेचर होता है सिस्टम और सराउंडिंग का, तो यहाँ पर जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसी एक्सचेंजेबल एनर्जी का फॉर्म कहलाता है हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द हीट एडेड टू अ सिस्टम इज गिवन बाय अ पॉजिटिव साइन। अगर आप किसी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, जो कि अभी हमने इस केस में देखा, तो वहां पर क्या होगा, आप पॉजिटिव साइन में लिखेंगे। और जब यहाँ पर हीट सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिस्टम निकालेगा, तो उसे हम नेगेटिव साइन में लिखेंगे। हीट को हमेशा याद रखेंगे कि क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर दे रहे हो, यानी कि सिस्टम में हीट आप दे रहे हो, चाहे आप बर्न करके दो चाहे कैसे भी दो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन का। और अगर यहाँ पर सिस्टम रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम नेगेटिव क्यू लिखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो गया। दो चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है, तो ये सबसे पहला होता है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये साइज पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और ये एक पाथ फंक्शन नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या है, कौन सा पाथ है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक स्टेट फंक्शन होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, उसी को हम लोग हीट बोलेंगे। और इसमें हम एक आता है कैलोरी फंक्शन आता है, यूनिट आता है, उसको हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। तो कैलोरी को डिफाइन करते हैं हम, डिफाइंड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम वाटर ले रखा है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी रिक्वायर होगी आपको एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है। ये आपको याद रखना है। अब हीट के बाद हमें वर्क पढ़ना है। तो हीट को अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हीट के जितना भी टॉपिक है, जैसे कि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उन सारी चीजों को हम यहीं पर कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हीट कैपेसिटी को हम सी से लिखते हैं, और हमने यहाँ पर अभी देखा 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। तो हीट कैपेसिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस दिया हुआ है और इस सब्सटेंस का आपको जो है, मान लीजिए कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है और इसको आप 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना इसको हीट रिक्वायर होगा, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू क्या है, क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा टी टेम्परेचर के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी जो है ये आपके हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है और यहाँ पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इस टेम्परेचर को मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए जितने हीट रिक्वायर होगी उसी को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं CS से। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास 1 ग्राम दिया हुआ है सब्सटेंस, तो उस 1 ग्राम सब्सटेंस को सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उसी ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में हमने देखा बस सब्सटेंस था और उसका 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना था टेम्परेचर को। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया गया है, जो कि अभी यहाँ पर 1 ग्राम सब्सटेंस है, और इस 1 ग्राम सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव था, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये इंटेंसिव होती है। और इसका फॉर्मूला होता है CS इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी, जहाँ पर एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। तो CS आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्यू का मतलब हीट हो गया एंड टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो जब C आइसोथर्मल होता है
तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब ये चीज कैसे होती है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, तो यहाँ पर हमने देखा था कि C का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T होता है। तो क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि हम डेल्टा T जीरो लिख सकते हैं। तो डेल्टा T के जगह में हम जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी नीचे में जीरो वैल्यू आती है तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर आप एडियाबेटिक में लेते हैं तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में पता होना चाहिए जो हीट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का मतलब हम इसको जीरो मान करके चल सकते हैं। तो ऊपर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ऊपर की वैल्यू जीरो यानी कि C कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मोलर हीट कैपेसिटी का। तो मोलर हीट कैपेसिटी में आपके पास जो सब्सटेंस दिया हुआ रहता है वो 1 मोल होता है, और उस 1 मोल के सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। एग्जांपल है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस आपने लिया है टेम्परेचर, तो उसको 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, अगर आप 1 मोल के सब्सटेंस के लिए देखते हैं तब। और इसका फॉर्मूला होता है Cm इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। यहाँ पर Cm का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी, Cs का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप इस चीज को इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो हीट का अमाउंट जो कि 1 मोल के सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर होती है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर होती है, उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हमने इन तीनों में क्या देखा कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में नीचे में M आ जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी में नीचे में N आ जाता है। ये जो होता है हीट कैपेसिटी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों के दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। और इनके बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पर Cm इज इक्वल टू CS इंटू मोलर मास होता है। तो ये था हीट के बारे में। अब हम देखते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं मैकेनिकल एक्शन से, जहां पर यहाँ पर फोर्स लग रहा होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि फोर्स भी लग रहा होगा और डिस्प्लेस भी कोई चीजें हो रही होंगी। जनरली वर्क हम यहाँ पर देखते हैं किसी सिस्टम में एक्सपेंशन करना और यहाँ पर कंप्रेशन करना, दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फोर्स लगा रही होती है, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो जो सिस्टम है वो काम कर रहा होगा, वो एक्सपेंड कर रहा होगा इसको और इसे ऊपर डिस्प्लेस कर देगा। और अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा तो ऊपर वाला जो चीजें है, एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर लगाती है और ये जो है इसे नीचे डिस्प्लेस कर देता है। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। तो इसे हम लिखते हैं dw इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। एफ क्या है, फोर्स को बताता है, dx का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट और dw का मतलब हो गया वर्क। क्योंकि स्मॉल चेंजेस होती है इसलिए d का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वर्क जो होता है ये एक पाथ फंक्शन है, इसका मतलब कि ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड करती है और इनिशियल फाइनल दोनों पे डिपेंड करती है। और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। ये चीजें वर्क के बारे में लिखनी होती है। साइन कन्वेंशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ऑन द सिस्टम काम कर रहे हो यानी कि सिस्टम पर काम कर रहे हो तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेना है वर्क का। और अगर आप बाय द सिस्टम काम कर रहे हो यानी कि सिस्टम काम कर रहा है हमारा, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा कि सिस्टम काम करेगा तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव आता है। और अगर आप उसको और दे रहे हो तो किसी को भी ज्यादा दोगे तो उसके पास बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम करने पे W जो होता है वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बताता है कि एनर्जी जो है ये सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा होता है। ऑन द सिस्टम काम करने का मतलब एनर्जी सिस्टम की ओर ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है यानी कि सिस्टम काम करेगा तो उस टाइम पे नेगेटिव साइन को लेना है, और ये बताता है कि सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि वर्क कर सके। और ये जो होता है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, इसीलिए मैकेनिकल वर्क में हम इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसकी इक्वल होंगी, W के इक्वल होंगी। अगर हम वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखें, जो कि हम अलग से वीडियो में देखेंगे भी, तो ये कुछ इस तरीके का समझो कि यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला निकलता है। ये कैसे निकलता है इसका एक्सप्रेशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये था आपके वर्क के बारे में। अब हम लास्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है इंटरनल एनर्जी, जिसे कि हम E और U से लिखते हैं। ये चीज जो लिखी हुई ये वर्क के लिए, यहाँ से इंटरनल एनर्जी हमारा स्टार्ट होता है। तो इट इज द टोटल एनर्जी विद इन द सब्सटेंस। ये जो है किसी भी सब्सटेंस का टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। इट इज द सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, यानी कि पूरे सब्सटेंस में जितने प्रकार की एनर्जी पाई जा रही है सबको आप ऐड कर दोगे तो वो किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और स्टेट फंक्शन होती है। और इन सारे एनर्जीज में जो चीजें आती है वो है ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जी, जिसकी की रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो टोटल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, सारे एनर्जी को प्लस कर देंगे तो हमारा निकल जाता है टोटल एनर्जी
एनर्जी और इसी को बोलेंगे हम इंटरनल एनर्जी। इन एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, तो हम इसका चेंज निकाल सकते हैं। और चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप डेल्टा यू को लिख सकते हैं U2 माइनस U1, या फिर डेल्टा ई को लिख सकते हैं E2 माइनस E1, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये समेशन ऑफ ईपी लिखा हुआ है एंड माइनस में समेशन ऑफ ईआर लिखा हुआ है। ईपी पी का मतलब है प्रोडक्ट, आर का मतलब है रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसका जो इंटरनल एनर्जी है उसी कैलकुलेट करके अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी से माइनस करते हो तो वो कराता है आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू पॉजिटिव आता है। यू जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब इसी इंटरनल एनर्जी से एक लॉ आता है जिसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे कि आप जानते भी है। दूसरा नाम होता है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर करा जा सकता है, कन्वर्ट करा जा सकता है, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट ही होता है। तो मैथमेटिकली इसमें क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कहाँ से आता है इस चीज को हमने पहले भी वीडियोस में देख लिया। तो ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में एंड फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। कि क्यू हम पॉजिटिव लेंगे जब यहाँ पर ऑन द सिस्टम काम चल रहा होगा, और डब्ल्यू भी पॉजिटिव लेंगे जब यहाँ पर ऑन द सिस्टम हो रहा होगा। क्यू नेगेटिव लेंगे जब यहाँ पर हीट जो है लॉस्ट होता है सिस्टम से, यानी कि बाय द सिस्टम काम करता है। एंड यहाँ पर डब्ल्यू नेगेटिव लेंगे जब यहाँ पर बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, अगर सिस्टम काम कर रहा होगा या फिर सिस्टम हीट दे रहा होगा तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप सिस्टम में दे रहे होगे या फिर वर्क कर रहे होगे सिस्टम पे तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। स्पेशल केसेस देखते हैं तो फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, ऐसे सिस्टम जिसमें कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड होते हैं, तो डेल्टा भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि गैस के एक्सपेंशन के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ये चीजें गैस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा भी जीरो यानी कि वर्क जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू होता है वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि यू कांस्टेंट, तो इस टाइम पे क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें जाननी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नहीं है, किस तरीके से इसे समझना है। बहुत ही छोटी-छोटी चीजें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।